मैं बात कर रहा था हाड़ौती पठार के अंदर स्थित विभिन्न चीज़ों की, जिसमें मैंने आपको यहाँ की सॉइल के बारे में बात की, यहाँ की ढलान के बारे में बात की, यहाँ पहाड़ियों के बारे में बात की, मैंने यहाँ की हाईलैंड्स के बारे में बात की। उसी प्रकार से यहाँ पे एक पठार भी है, छोटा पठार है इसी हाड़ौती पठार के अंतर्गत। उस पठार का नाम है झालावाड़ का पठार, ध्यान रखिएगा, झालावाड़ का पठार। कहाँ लाया करेगा? रॉकेट साइंस नहीं है, समझ सकते हैं आप, झालावाड़ में ही लाया करने वाला है। ठीक है। और ये मुझे यहाँ पे टोपोग्राफिक फीचर्स नजर आती हैं इतनी सारी, जहाँ पे मैंने पठार बताया आपको, मैंने आपको हाईलैंड्स बताई यहाँ पे, यहाँ मैंने आपको पहाड़ियाँ बताई आपको कुछ यहाँ पे। ठीक है, ये सब चीजें मैंने आपको कहाँ बताई हैं? इस हाड़ौती के पठार के अंतर्गत, ये पठार के अंतर्गत। ठीक है, तो ये सारी चीजें तो यहाँ पे हैं ही। इसके अलावा इनको अगर मैं हटा दूं, इनके अलावा जो मुझे यहाँ चीज मिलती है, शेष मुझे यहाँ पे क्या मिलता है? शेष मुझे यहाँ पे मिलती है प्लेन्स। क्या मिलती है यहाँ पे मुझे? शेष मुझे यहाँ पे मिलती है प्लेन्स, या मैं कहूँ यहाँ पे मुझे मिलती है मैदान। और ये मैदान बना किसकी वजह से है? यहाँ से बहने वाली कई नदियों की वजह से। यहाँ पे अगर आप लोग ज्योग्राफी की जानकारी रखते हैं राजस्थान की, आप लोगों को पता होगा कि इस रीजन से सबसे ज्यादा रिवर्स बहती हैं पूरे राजस्थान में। जितने रिवर्स पूरे राजस्थान में और कहीं से नहीं बहती। ठीक है, चंबल है, चंबल की कई सारी सहायक नदियां हैं जो एमपी से ही आती हैं, काली सिंध है, परवन है। ठीक है, और भी लेफ्ट से भी आती हैं, राइट से भी आती हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी नदियां हैं, छोटी छोटी नदियां हैं जो अपना पानी ड्रेन करती हैं चंबल के अंदर। तो इन नदियों की वजह से ये जो मेरा पठार है, पठार कहने को तो ऊंचा होता है, लेकिन ये काफी ज्यादा कट फट चुका है इन नदियों के ड्रेनेज की वजह से, इनके फ्लो की वजह से। ठीक है, तो इनके फ्लो की वजह से जब ये कटा फटा है, तो इन्होंने यहाँ पे क्या निर्माण कर दिया है इन नदियों ने? यहाँ पे हमें मिलेगा प्लेन्स। प्लेन्स मिलती हैं यहाँ पे, मुझे मैदानी क्षेत्र मिलता है। तो ध्यान रखिएगा, अगर मैं यहाँ के टोपोग्राफी की बात करता हूँ, तो टोपोग्राफी में मुझे यहाँ पे पहाड़ भी मिलते हैं, मुझे यहाँ की टोपोग्राफी के अंदर हाईलैंड्स भी मिलती हैं, यहाँ पे मुझे पठार भी मिलते हैं। और इन सब के बाद जो ज़मीन बचती है बाकी सारी, वो सारी की सारी क्या है यहाँ पे? प्लेन्स। और प्लेन्स किसकी वजह से, प्लेन्स किस वजह से फॉर्म हुई है? यहाँ बहने वाली कई नदियों की वजह से। ठीक है, ये जो पठारी इलाका था, इसे काफ़ी ज़्यादा कटा फटा होने की, ये कटा फटा हो चुका है। किस वजह से हो चुका है? नदियों की वजह से। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए, ये मैंने बात की आपसे हाड़ौती के पठार के बारे में। ठीक है, आप लोगों को पता होगा, मैंने नॉर्थ ईस्टर्न जो, सॉरी साउथ ईस्टर्न, ये जो मेरा प्लेट्यू रीजन था, मैंने इसको दो हिस्सों में तोड़ा था। एक तो हाड़ौती का पठार था, और एक मैंने तोड़ा था विंध्यन कगार में। तो अब मैं बात करने वाला हूँ विंध्यन कगार के बारे में, या विंध्यन बैडलैंड्स के बारे में। ठीक है, चलिए। विंध्यन कगार दरअसल क्या है? विंध्यन कगार कुछ नहीं है, विंध्याचल पर्वतों की जो अवशेष बचे हुए हैं राजस्थान के अंदर, जो कि इस सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर के अंदर मुझे मिलते हैं, वो कहे गए हैं विंध्यन कगार। दरअसल देखिए, यहाँ से बहने वाली जो प्रमुख नदी है वो है चंबल। चंबल बहुत ही ज़्यादा पुरानी नदी है राजस्थान के अंदर बहने वाली। कहा जाता है कि इंडिया जब आके ऊपरी कहूँ मैं, जब हिमालय का फॉर्मेशन हो रहा था, उसके पहले से चंबल बहती आई है इंडिया के अंदर। जो गोंडवाना लैंड था वहीं से बहती हुई आ रही है चंबल। ठीक है, तो ये इतनी ज़्यादा पुरानी नदी होने की वजह से इसने यहाँ पे अपने रास्ते के अंदर काफ़ी ज़्यादा क्या किया है इसने? गली इरोजन। कौन सा इरोजन किया है इसने यहाँ पे? काफ़ी ज़्यादा गली इरोजन किया है। ठीक है, गली इरोजन की वजह से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा किसका फॉर्मेशन हुआ है? गली इरोजन की वजह से यहाँ पे रेवाइंस का फॉर्मेशन हुआ है। रेवाइंस, रेवाइंस को ही हम हिंदी में बोलते हैं बीहड़। आप लोगों ने नाम बहुत ज़्यादा सुना होगा, बीहड़।
बीहड़ को जनरली हम लोग डाकुओं के साथ एसोसिएट करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये बीहड़ वही इलाका है जहाँ पे डाकू आसानी से छुप जाते हैं और मिलते नहीं है। तो दरअसल बीहड़ कुछ नहीं है, ये दरअसल रेवाइंस हैं। और रेवाइंस किस वजह से बनी है, क्योंकि यहाँ पे काफी ज्यादा क्या हुआ है, गली इरोजन हुआ है। और गली इरोजन किन डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर बहुत ज्यादा हुआ है, तो मैं बात करूँ सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर के बाद नॉर्थ में इससे ऊपर चलते हैं तो करौली आता है, और करौली के बाद मुझे मिलता है धौलपुर, ठीक है। बाकी एमपी के अंदर भी किया है इस चंबल ने, लेकिन हमें केवल राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट से मतलब होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे बता दूं आपको, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर के अंदर जो चंबल नदी ने गली इरोजन किया है उसकी वजह से क्या बनी है, रेवाइंस बनी है या बीहड़ बनी है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। और इन्हीं के आसपास ये जो नदी बहती है ये किनके बीच से होके बहती है, विंध्यन बैडलैंड्स के बीच से, या मैं कहूँ कि जो विंध्याचल पर्वत हैं, विंध्याचल पर्वतों के अवशेष के बीच से ही होके बहती है कौन सी नदी, चंबल नदी, ठीक है। और सबसे ज्यादा जो बीहड़ हैं या जो मैं कहूँ ये विंध्यन बैडलैंड्स हैं, सबसे ज्यादा कहाँ पाए जाते हैं, सवाई माधोपुर के अंदर पाए जाते हैं। बाकी करौली और धौलपुर के अंदर भी एक्सटेंडेड है, ठीक है। तो कई बार क्वेश्चन बन जाता है कि सबसे ज्यादा गली इरोजन करने वाली नदी कौन सी है राजस्थान के अंदर, या मैं कहूँ रेवाइन फॉर्मेशन करने वाली या बीहड़ फॉर्मेशन करने वाली नदी कौन सी है, तो केवल एकमात्र है चंबल है, ध्यान रखिएगा इस बात का। और इसी के ऊपर एक टर्म चलती है राजस्थान की ज्योग्राफी के अंदर जिसे कहा जाता है बीहड़ पट्टी, बीहड़ पट्टी। तो ये बहुत ज्यादा आप लोगों के लिए अब मेरे ख्याल से अनजान टर्म नहीं होगी, आप समझ सकते हैं। एक पूरी स्ट्रिप जहाँ पे बीहड़ हो, और बीहड़ कहाँ कहाँ होंगे, इस पूरी लाइन में बीहड़ होंगे, कहाँ कहाँ होंगे, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर में। और यही जो इलाका है दरअसल एक और नाम से जाना जाता है बीहड़ पट्टी ही इलाका, डांग क्षेत्र, डाकुओं का क्षेत्र, डांग क्षेत्र, जहाँ पे काफी ज्यादा डकैती होती है, ठीक है। तो ये डांग क्षेत्र है, यहीं से लेके यहाँ तक लाया करता है, इसी को बीहड़ पट्टी भी कहा जाता है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये विंध्यन बैडलैंड्स आपको समझ में आ चुके होंगे। सवाई माधोपुर से धौलपुर तक लाया करते हैं। नीचे वाला इलाका जो है वो हाड़ौती का पठार है, और ये किसकी वजह से इतना ज़्यादा फेमस है, गली इरोजन की वजह से, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, रेवाइन फॉर्मेशन होता है या बीहड़ का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। यहाँ तक मेरे ख्याल से स्थिति क्लियर हो चुकी होगी आप लोगों को, ठीक है। तो मैंने अभी तक आप लोगों के सामने 1 2 3 4 चारों के चारों आपके सामने यहाँ पे मैंने जो फिजियोग्राफिक डिविजन्स थे राजस्थान के वो मैंने कवर कर दिए हैं। अब कुछ बातें जो छूटी हुई हैं, जो छूट गई हैं पढ़ाते वक्त, मैं उनको डिस्कस कर लेता हूँ और ये पूरा टॉपिक आज समाप्त करता हूँ, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ रह गई है, मैं पहले उसके बारे में बात कर लेता हूँ, फिर बाद में इन बातों के ऊपर आऊँगा। हम क्योंकि यहाँ पे पठार की बात कर रहे थे, दक्षिण पूर्व के हम पठार की बात कर रहे थे, और पठारी रीजन मैंने आपको बताया राजस्थान में कहाँ पर है। लेकिन जैसा मैं आपको कल बता चुका था, पहाड़ी क्षेत्र केवल मध्यवर्ती नहीं है, मध्यवर्ती के अलावा हमने जोधपुर में भी पहाड़ियाँ देखी थी, बाड़मेर में भी पहाड़ियाँ देखी थी हमने। उसी प्रकार से जो पठारी क्षेत्र है राजस्थान का, वो केवल हाड़ौती तक सीमित नहीं है, हाड़ौती के अलावा भी हमें कई जगह पठार मिल जाते हैं। तो पहले मैं उन पठारों के बारे में डिस्कस कर लेता हूँ कि पठार हाड़ौती के अलावा हमें पूरे राजस्थान में कहाँ कहाँ मिलते हैं, ठीक है। तो थोड़े छोटे पठार हैं हाड़ौती के मुकाबले, लेकिन उनकी इंपॉर्टेंस है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैं उनकी बात कर लेता हूँ, ठीक है। हेडिंग डाल लीजिए राजस्थान के अन्य पठार, ठीक है, राजस्थान के अन्य पठार। पहला पठार जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ वो है औरैया का पठार, औरैया का पठार, औरैया का पठार, ठीक है। इसे उड़िया का पठार भी कहा जाता है, उड़िया का पठार भी कहा जाता है। यह राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है, हाईएस्ट, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। इसकी हाइट है 1360 मीटर्स, ठीक है। ओडिया का पठार सबसे ऊंचा पठार राजस्थान का, 1360 मीटर इसकी हाइट है। और क्योंकि ये इतना ज़्यादा ऊंचा है, इतनी ज़्यादा जो ऊंचाई वाली ज़मीन है राजस्थान में, केवल हमें कहाँ मिलती है, माउंट आबू के आसपास, केवल कहाँ मिलती है, सिरोही में,
माउंट आबू का मतलब केवल पर्वत पर्वत नहीं होता, पर्वतों के बीच में कई जगह पे समतल भूमि भी आती है। तो जो समतल भूमि आती है पर्वतों के बीच में, उसे हम क्या बोल देते हैं, पठार। छोटा होता है लेकिन अपने आप में इंपॉर्टेंस तो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो सिरोही में दरअसल गुरु शिखर और देलवाड़ा, मैंने कल आप लोगों को दो पहाड़ियों के नाम बताए थे, दो पीक्स के नाम बताए थे, गुरु शिखर जो हाईएस्ट पीक है राजस्थान की, और उसके बाद मैंने एक और पीक का नाम बताया था देलवाड़ा। ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है दोनों के बीच में, अगर आप जाएं कभी माउंट आबू घूमने तो वहाँ पे आपको इजीली देलवाड़ा भी दिख जाएगा, गुरु शिखर भी दिख जाएगा। दोनों थोड़े कुछ किलोमीटर्स के डिस्टेंस में, उन दोनों के बीच में जो फ्लैट लैंड है वो ज़मीन से काफ़ी ऊपर है, नॉर्मल ज़मीन से काफ़ी ज़्यादा ऊंची है ये ज़मीन। इसी को नाम दिया गया है क्या, उड़िया का पठार या औरैया का पठार, ये ध्यान रखिएगा, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है, ठीक है। उसके बाद सेकंड हाईएस्ट जो पठार है वो है आबू का पठार, यह सेकंड हाईएस्ट पठार है राजस्थान का, ठीक है। द्वितीय सबसे ऊंचा, सेकंड हाईएस्ट कहूंगा मैं, ठीक है, राजस्थान का है। और इसी के ऊपर, आबू के पठार के ऊपर अचलगढ़ दुर्ग बना हुआ है, अचलगढ़ फोर्ट, ठीक है। कभी आप जाएं घूमने माउंट आबू तो वहाँ पे आपको अचलगढ़ फोर्ट भी मिल जाएगा, ठीक है। तो ये अचलगढ़ फोर्ट कहाँ बना हुआ है, आबू के पठार के ऊपर ही बना हुआ है, ठीक है। तीसरा जो पठार है, बहुत इंपॉर्टेंट पठार है, एक तो है मेरे पास भोमट का पठार और एक आता है भोराट का पठार। नाम एक जैसे हैं तो नाम याद रखने में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, मैं थोड़ा सा आपको बता दूंगा मैंने कैसे याद रखा था, ठीक है। एक पठार है भोमट का और एक आएगा भोराट का पठार, ये कैसे याद रखे जाएं थोड़ा सा आप समझिएगा, ठीक है। उसके लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे मैपिंग कर देता हूँ, क्योंकि सारे पठार तकरीबन एक जैसी जगह पर ही हैं, तो इनकी मैं मैपिंग कर देता हूँ, आप लोगों को शायद समझने में आसानी रहेगी, ठीक है। देखिए एक सेकंड, ये मैंने उदयपुर बनाया है, ठीक है। ये नीचे डूंगरपुर है, ये साइड में सिरोही है, ये ऊपर राजसमंद है, ठीक है, और ये चित्तौड़गढ़ है, ठीक है। थोड़ा सा मैप मेरा गड़बड़ हो सकता है, आप लोग डिस्ट्रिक्ट देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। तो ये मैंने कोशिश की इतना ज़्यादा मैं क्लोज रख सकूं बनाने की, ठीक है। यहाँ पर तो सिरोही के अंदर, ये सिरोही है, ठीक है, सिरोही में यहाँ पर मुझे औरैया का पठार मिलता है, औरैया के पठार के पास ही यहाँ पे मुझे आबू का पठार भी मिल जाता है, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, मैं भोमट का पठार बना रहा हूँ, भोमट का पठार दरअसल कुछ इस तरीके से एक्सटेंडेड है, ये है भोमट का पठार, ध्यान से देखिए, भोमट का पठार मैंने कहाँ बनाया है, मैंने यहाँ से शुरुआत की, यहाँ तक गया है, मतलब ये सिरोही, उदयपुर और डूंगरपुर में लाया करता है, ठीक है। इसको आप बहुत ध्यान से रखिएगा, आप लोग मैपिंग जरूर कीजिए, मैपिंग से ही याद हो पाते हैं। मैंने भोमट का पठार बनाया है सिरोही, उदयपुर और डूंगरपुर के बीच में, ठीक है। और भोमट के पठार के बाद मैं आप लोगों के लिए बनाता हूँ भोराट का पठार। तो जो भोराट का पठार है वह उदयपुर और राजसमंद के बीच में कुछ इस तरीके से, ठीक है। भोमट का पठार और भोराट का पठार मैंने आप लोगों के लिए बनाया है, भोराट का पठार राजसमंद और उदयपुर के बीच में। अब याद कैसे रखें, क्योंकि देखिए दोनों बहुत कंफ्यूजिंग नेम है, एक जैसे नेम है, तो दोनों की केवल आपको लोकेशन पता होनी चाहिए कि लोकेशन कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंडेड है। उसके बाद याद रखने का तरीका देखिए, इसमें रा आ रहा है, रा, रा का मतलब राजसमंद, ठीक है।
रा का मतलब क्या, राजसमंद, रा से राजसमंद, रा से भोराट। तो राजसमंद और उदयपुर के बीच में यहाँ पे पठार होगा। और दूसरा पठार आपको पता होना चाहिए, 3 डिस्ट्रिक्ट्स के बीच में है, ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा, वो भूमट का पठार बन जाएगा। ठीक है, अब इनके बारे में 2-4 बातें। भूमट का जो पठार है, दरअसल वो बहुत ज़्यादा फेमस इसलिए है क्योंकि यहाँ पे भील आंदोलन, हमारे राजस्थान में हम लोग जब जनजातियों के आंदोलन पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा। भौमट का जो पठार है ये फेमस है भील आंदोलन के लिए। दरअसल यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन पाई जाती है वो भीलों की पाई जाती है इस इलाके के अंदर। ठीक है, तो भील आंदोलन यहाँ पे हुआ था, जो श्री गोविंद गिरी जी के नेतृत्व में संचालित किया गया था। वो जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आप लोगों को पता लग जाएगा। श्री गोविंद गिरी जी के नेतृत्व में भील आंदोलन यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था भौमट पठार के ऊपर। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। और मैं अगले पठार की बात करता हूँ आप लोगों से, भोराट पठार के बारे में। भोराट पठार के बारे में देखिए, ये कुंभलगढ़ और गोगुंदा, ठीक है, कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच में स्थित है। एक साइड इसके कुंभलगढ़ है और एक साइड इसके गोगुंदा है। ठीक है, तो उन दोनों के बीच में भोराट का पठार है। ठीक है, यहाँ पे सॉरी, इधर कुंभलगढ़ आएगा, इधर गोगुंदा आएगा। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में कौन सा पठार आता है, भोराट का पठार। ध्यान रखिएगा, कुंभलगढ़ और गोगुंदा दोनों ही जो प्लेसेस के नाम हैं ये महाराणा प्रताप जी के साथ एसोसिएटेड हैं। जब उनकी हिस्ट्री की बात करेंगे तब मैं बताऊंगा कि कुंभलगढ़ और गोगुंदा क्या हैं अपने आप में प्लेसेस। ठीक है, तो भोराट का पठार इन दोनों के बीच में लाया करता है। ठीक है, क्या पता पूछ ले आप लोगों से, कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच में कौन सा पठार लाया करता है, तो भोराट का पठार है। ठीक है, भोराट के पठार के बाद अगला पठार आया है लसाड़िया का पठार। लसाड़िया का पठार, लसाड़िया का पठार उदयपुर में कहीं यहाँ पे है, इस तरीके से लसाड़िया का पठार। लसाड़िया का पठार, ठीक। लसाड़िया का जो पठार है ये एक ही आंदोलन के लिए फेमस है। मोतीलाल तेजावत जी के नेतृत्व में एक ही आंदोलन हुआ था। ठीक है, ये भी एक जनजातियों का ही आंदोलन था, एक ही आंदोलन, एक ही आंदोलन। ठीक है, मोतीलाल तेजावत जी के नेतृत्व में हुआ था। हिस्ट्री जब आएगी तब मैं बात करूंगा। ठीक है, इसके बाद आया मेसा का पठार। मेसा का पठार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेसा का पठार, क्योंकि इसी पठार के ऊपर चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है। चित्तौड़गढ़ का दुर्ग सबसे बड़ा दुर्ग है राजस्थान का है, लार्जेस्ट लिविंग फोर्ट कहलाता है। ठीक है, चित्तौड़गढ़ का जो दुर्ग है वो इसी पठार के ऊपर निर्मित है। और इस पठार को दरअसल यहाँ से बहने वाली, यहाँ पे कहीं है, ठीक है, चित्तौड़ के अंदर, तो चित्तौड़ के अंदर बहने वाली जो नदियां हैं उन नदियों ने काट फाट के इसको काट छाट के मेसा का पठार बना दिया है। तो चित्तौड़गढ़ कहाँ पे सिचुएटेड है, मेसा के पठार पे। कौन कौन सी नदियां हैं मैं नदियों के सेक्शन में बात करूंगा। ठीक है, उसके बाद ऊपरमाल पठार के बारे में आपसे बात कर ही चुका हूँ। ठीक है, ऊपरमाल पठार की हम बात कर चुके हैं। उसके बाद एक आखिरी पठार जो बचा अन्य पठार, वो है कांकनबाड़ी का पठार, ये सरिस्का में है। कांकनबाड़ी का पठार, सरिस्का अलवर, और ज्यादा कोई जानकारी इसके लिए जरूरी नहीं है। ठीक है, तो ये अन्य पठार थे राजस्थान के अंदर जो कि हाड़ौती के पठार के बाहर थे और जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ये पठार आपको पता होने चाहिए, इनके ऊपर क्वेश्चंस पूछ लेता है वो जनरली।
ठीक है। लसाड़िया का पठार मेरे ख्याल से आपको पता चल चुका होगा, केवल उदयपुर के अंदर है, इसको कहीं और आप मार्क मत करना, ठीक है। लसाड़िया का पठार उदयपुर में है, ठीक है। अब मैं कुछ बातें कर लेता हूँ जो छूट चुकी हैं और उनको हम कवर करते हैं। मिसलेनियस करके आप लोग लिख लें ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो इस टॉपिक के अंदर, कहीं आपको इंसर्ट नहीं करना पड़े उसे। मिसलेनियस करके लिख लें। कुछ बातें जो छूट गई हैं, ठीक है। पहली चीज मैं यहाँ लिखवा रहा हूं, लाठी सीरीज, जो भाई इंग्लिश में लाठी ही बोलेंगे हम लोग, ठीक है। लाठी सीरीज, लाठी सीरीज दरअसल क्या है, जैसलमेर में एक जमीन के नीचे हमें एक मीठे पानी का एक अंडरग्राउंड स्टोरेज मिला, ठीक है। उस अंडरग्राउंड स्टोरेज को ही हमने क्या कहा, लाठी सीरीज कहा। जैसलमेर में पोखरण से मोहनगढ़ के बीच में, ठीक है। जैसलमेर में मोहनगढ़ से पोखरण के बीच एक भूगर्भित अंडरग्राउंड, भूगर्भित मीठे पानी की मीठे पानी की हमें जल पट्टी मिली, ठीक है। मीठे पानी का हमें अंडरग्राउंड स्टोरेज मिला मोहनगढ़ से पोखरण के बीच में, कहाँ पे, जैसलमेर में। उसे ही का नाम दिया हमने लाठी सीरीज, ठीक है। समझ में आई बात। इस लाठी सीरीज की जो खोज थी वो की थी काजरी ने, काजरी सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। जब हम लोग आगे एग्रीकल्चर वगैरह की स्टडी करेंगे तब मैं आपको इसके बारे में ज़्यादा जानकारी दूंगा, लेकिन ध्यान रखिए केंद्र सरकार की है ये, क्योंकि सेंट्रल नाम आगे आ रहा है इसके, ठीक है। और ये एरिड जोन मतलब जो सूखा इलाका है उसके अंदर रिसर्च का काम करती है, खासतौर से एग्रीकल्चर के क्षेत्र में और लाइव स्टॉक को लेकर। लाइव स्टॉक आप समझते हैं, ठीक है। तो लाइव स्टॉक और एग्रीकल्चर को लेके ज़्यादा रिसर्च करती है। तो इसी काजरी ने यहाँ पे जैसलमेर के अंदर इसकी खोज की थी। कुछ कहते हैं विशेषज्ञ लोग कि ये कुछ नहीं है, लाठी सीरीज दरअसल जो लुप्त हो चुकी सरस्वती नदी है ये उसी का अवशेष है। आप कुछ भी मान लें, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो ये लाठी सीरीज हमें जैसलमेर में मिलती है। अब क्योंकि जमीन के नीचे नमी है, नमी होने की वजह से जमीन के ऊपर हमें विभिन्न प्रकार की घास मिल जाती है, ग्रास मिल जाती है, ठीक है। लाठी सीरीज में ऊपर हमें विभिन्न प्रकार की घास मिल जाती है, जिसमें बहुत ज़्यादा फेमस जो घास है वो है धामन और सेवण। जो यहाँ पे फेमस जो ग्रास उगती है इस सीरीज के ऊपर, लाठी सीरीज के ऊपर, वो है धामन और सेवण। अन्य घास भी हैं, उनके नाम भी मैं आपको बता देता हूं, करड़ी और तरडीगम, और तुर्डीगम, ये घासों के नाम है। अलग अलग प्रकार की ग्रासेस जो यहाँ उगती हैं लाठी सीरीज के ऊपर, ये धामन, सेवण, करड़ी और तुर्डीगम सबसे ज्यादा फेमस लेकिन सेवण है हमारे लिए। सेवण इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप लोगों ने नाम सुना होगा गोडावण, द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। दरअसल वो उसके बच्चे यही खाते हैं, सेवण घास ही खाते हैं। और जो अंडे वो लोग वो देते हैं, जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड अपने अंडे जो देते हैं ज़मीन पे, वो इन्हीं घासों के बीच में देते हैं। थोड़ी सी ऊंची घास होती है, ये सॉफ्ट होती है काफ़ी, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये विभिन्न प्रकार की ग्रासेस जो यहाँ उगती हैं वो ये हैं, ठीक है। और ध्यान रखिए लाठी सीरीज मीठा पानी है, ठीक है, फ्रेश वाटर, ये खारा पानी नहीं है। क्योंकि जनरली हमें रेगिस्तान के अंदर खारा पानी ही मिलता है। अगर कहीं पे पानी जाके जम जाता है तो वो चट्टानों के संपर्क में आने की वजह से वहाँ का पानी खारा हो जाता है, क्योंकि यहाँ की चट्टानें सॉल्टी इन नेचर होती हैं, ठीक है। लेकिन लाठी सीरीज में केवल हमें मीठा पानी मिलता है पूरे रेगिस्तान में।
चलिए आगे मैं बात करता हूँ। राजस्थान में जो मैंने फिजियोग्राफिक डिविजन्स थे, भौगोलिक जो प्रदेश थे, उनको 4 हिस्सों में एक बार मैं बांट देता हूँ आपके सामने। पहला हिस्सा था मेरा रेतीला मैदान, उत्तर पश्चिम का रेतीला मैदान। रेतीला मैदान उत्तर पश्चिम का, आप पूरा लिख लीजिए, ठीक है। उत्तर पश्चिम का रेतीला मैदान। मध्यवर्ती पहाड़ी प्रदेश था, ठीक है, मध्यवर्ती पहाड़ी प्रदेश था। उसके बाद मेरे पास मैदानी प्रदेश आया, प्लेन्स आई मेरे पास, ठीक है। उसके बाद मेरे पास प्लेट्यू रीजन आया, दक्षिण पूर्व का पठारी प्रदेश आया। आप लिख लीजिएगा खुद पूरा, ठीक है। जो मैंने 4 लिखवाए थे आपको एज इट इज वो चारों लिख लीजिएगा नोट्स बनाते वक्त। मुझे यहाँ बताना क्या है, मेरे को ये नाम ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मुझे बताना है कि पूरे राजस्थान के अंदर इसका जो फैलाव है वो 61.1% है, ठीक है। उसके बाद मैं इसकी बात करता हूँ मध्यवर्ती पहाड़ी क्षेत्र की, तो वो है 8.6%। कुल क्षेत्र की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। तो राजस्थान के क्षेत्र का ये 8.6% है। मैदानी क्षेत्र की बात करूँ तो 23.3% है, 23.3% है। और दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र की बात करूँ तो ये 7% है, ठीक है। तो ध्यान रखिए कुल क्षेत्रफल कितना है रेतीले प्रदेश का, पहाड़ी प्रदेश का, मैदानी प्रदेश का, और जो मेरा प्लेट्यू रीजन है वो कितना परसेंट है टोटल एरिया का राजस्थान के, वो ये है, मैं आपको बता चुका, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ पे ओवरऑल जो पॉपुलेशन है उनका कितना कितना परसेंट यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है राजस्थान की, तो ध्यान रखिए यहाँ पे जो जनसंख्या है रेतीले प्रदेश में, टोटल जनसंख्या का 40% यहाँ पे निवास करता है, 40%, ठीक है। उसके बाद मध्यवर्ती पहाड़ी प्रदेश में टोटल जनसंख्या का 10% निवास करता है, ठीक है। उसके बाद पूर्वी मैदान में 39%, और बाकी का जो बचा है 50-90 हो जाता तकरीबन, इसमें 11 ऐड करेंगे तो, ठीक है। तो प्लेट्यू रीजन में कितनी जनसंख्या रहती है राजस्थान की, टोटल 11% रहती है। आप इनको ऐड करेंगे तो आप वापस 100 पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, क्या पता क्वेश्चन इसके ऊपर पूछ ले। अच्छा, अगर मैं इस डेटा के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ सबसे ज़्यादा घनत्व कहाँ पर है पॉपुलेशन का, तो वो यहीं होगा। क्या आपको पता है मैदान के अंदर अच्छी फसल उगती है, और जहाँ फसल उगेगी अच्छी वहीं पे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी होती है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी होगी, ठीक है। अब आगे बात करते हैं हम लोग। ये मेरे फिजियोग्राफिक डिविजन्स की जनसंख्या और उसके एरिया की मैंने बात कर ली। अब थोड़े से रेगिस्तान की फिर से मैं बात करता हूँ। फिर से मैं रेगिस्तान की बात करता हूँ। थार डेजर्ट जो है वो इंडिया के साथ साथ पाकिस्तान में भी फैला हुआ है। जो हमारा जो मरुस्थल है राजस्थान का, वह केवल राजस्थान में ना होते हुए इंडिया और पाकिस्तान में फैला हुआ है। इंडिया के पास टोटल थार डेजर्ट का 85% है, और पाकिस्तान के पास, पाकिस्तान में इस थार डेजर्ट को चोलिस्तान कहते हैं, ठीक है, चोलिस्तान। और पाकिस्तान में इस थार डेजर्ट का जो परसेंटेज है वो 15% है। चोलिस्तान आपसे कोई नहीं पूछने वाला, ठीक है, किताबों में लिखा हुआ है, लेकिन वो आपके लिए ज़रूरी नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। अब इंडिया के, हमें तो केवल इंडिया की बात करनी है, पाकिस्तान से हमें क्या लेना देना। इंडिया के अंदर जो इसका फैलाव है वो खासतौर से 4 स्टेट्स के अंदर है, जिसके अंदर सबसे ऊपर अगर मैं बात करता हूँ तो पंजाब आता है। मैंने आपको ये बात बता दी थी पहले भी, लेकिन फिर से बता रहा हूँ, पंजाब आता है। पंजाब के बाद हरियाणा आता है, हरियाणा के बाद सबसे ज़्यादा राजस्थान में, और राजस्थान के बाद आता है गुजरात में। और इंडिया के अंदर 4 अलग अलग स्टेट्स में हमारा थार डेजर्ट फैला हुआ है। पंजाब के अंदर 8% है, हरियाणा के अंदर 6% है,
मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, ठीक है, आप इसे ऐड करेंगे तो 100% हो जाएगा ऑटोमेटिकली। इसके बाद 58% है राजस्थान में। या 61.1 से कंफ्यूज ना कर देना, मैं टोटल थार डेजर्ट का इंडिया में कितना परसेंट राजस्थान में, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे 13% है, ठीक है, कितना होगा ये, और आप देख लीजिएगा। सॉरी, ये 85% को लेके इसने बात की है। 85% के अंदर कौन कौन सा कहाँ कहाँ पे कितना कितना होगा। 58 और 14 6 27 27 58, हाँ हो जाएगा, 85 हो जाएगा। ये 85% पहुंचेगा, ठीक है। इन सबको आप ऐड करेंगे तो ये 85% पहुंचने वाला है। राजस्थान में से 85% का कितना है, 58% है, ठीक है। तो टोटल थार डेजर्ट का 58% कहाँ पे है, राजस्थान के अंदर, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। टोटल थार डेजर्ट की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। जबकि राजस्थान के अंदर राजस्थान की कुल भूमि का कितना परसेंट है, 61.1% है, ठीक है। दोनों अलग अलग बात हो गई, ठीक। मरुस्थ मरुस्थलीकरण, इसे इंग्लिश में बोलते हैं डेजर्टिफिकेशन, मतलब किसी जगह का डेजर्ट में कन्वर्ट होना, ठीक है। तो इसके क्या क्या कारण हैं राजस्थान में, कि किन वजह से कोई जगह डेजर्ट बन जाती है, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो सबसे ज्यादा जो होता है डेजर्टिफिकेशन, वो है वायु अपवर्दन की वजह से, विंड इरोजन की वजह से। किसकी वजह से होता है, विंड इरोजन की वजह से। वायु अपवर्दन को विंड इरोजन कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था, हवा अपने साथ मिट्टी को बहा के ले जाती है और कहीं पे ले जाकर डिपॉजिट कर देती है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, डेजर्टिफिकेशन हो रहा है, ठीक है। सेकंड नंबर पे है, ये फर्स्ट नंबर पे है, सेकंड नंबर पे ये घटता हुआ क्रम लिखवा रहा हूँ मैं, ठीक है। जल अपवर्दन की वजह से, वाटर इरोजन की वजह से। देखिए पानी वैसे ही बहुत कम गिरता है यहाँ पे, पानी अगर ज़्यादा आ रहा होता तो पानी कर देता ज़्यादा, ठीक है, पानी नंबर 1 होता, लेकिन यहाँ पानी आता ही कम है, ठीक है। तो सेकंड नंबर पे है वाटर इरोजन की वजह से डेजर्टिफिकेशन हो रहा है। तीसरा है वन विनाश, डिफॉरेस्टेशन, पेड़ों की कटाई। थर्ड नंबर पे है डिफॉरेस्टेशन। चौथे नंबर पे है लवणीय क्रियाएं, लवणीय क्रियाएं, ये नेचुरल प्रोसेस है, इसके अंदर इंसान का कोई ज़्यादा रोल नहीं है इनके अंदर, ठीक है। लवणीय क्रियाएं, इन्हें हम बोलेंगे एल्कलाइन एक्टिविटीज़, एल्कलाइन जो नेचर में है एक्टिविटीज़, ठीक है, जो केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं ज़मीन के अंदर, उनकी वजह से हो रहा है। और आखिरी है, शेष जो बचा बाकी, वो मानवीय क्रियाएं, ह्यूमन एक्टिविटीज़, जिस वजह से डेजर्टिफिकेशन हो रहा है, ठीक है। तो ये डेजर्टिफिकेशन के कुछ रीजंस हैं। तो इसके साथ ही मैं अपना टॉपिक समाप्त करता हूँ, राजस्थान के फिजियोग्राफिक रीजन्स का। अगर इसमें आपको लगता है कुछ छूटा है तो मुझे बताएं, बाकी मैंने मेरी तरफ से पूरी ईमानदारी से एक प्रयास किया है, मैं आपको जितनी ज़्यादा चीज़ें हो सकें राजस्थान के फिजियोग्राफिक रीजन्स के अंदर जो जो पढ़ाई जाती हैं वो सारी पढ़ाऊँ, एक अच्छे तरीके से पढ़ाऊँ, सिस्टमेटिक मैनर में पढ़ाऊँ, ये समझते हुए कि आप लोग बिल्कुल नए तरीके से बैठे हैं पढ़ने के लिए, ठीक है। मैंने अपनी तरफ से पूरे एक ईमानदारी वाला प्रयास किया है। अगला टॉपिक जो मैं लूँगा राजस्थान ज्योग्राफी के अंदर, वो रिवर्स होगा, तो आप इस टॉपिक को प्रिपेयर करें अच्छे से, ठीक है। और हम लोग अगले लेक्चर के लिए या तो कल या फिर परसों में, एक दिन का शायद हो सकता है ब्रेक लूँ, उसके बाद हम दोबारा मिलते हैं, ठीक है। थैंक यू।